स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड को हिंदी में कहा जाता है सल्तनत काल। सल्तनत काल कहा जाता है और इसका टाइम ड्यूरेशन जो माना जाता है 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक। चलिए, इससे पहले कि हम सल्तनत काल पढ़ें, हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ते समय आपको अपने आप से निरंतर दो सवाल करने होते हैं। पहला कि किसी भी चीज़ का जो भी काम हुआ उसका कारण क्या था, और दूसरा उसका प्रभाव क्या था। मैंने आपसे बोला हिस्ट्री को पढ़ते समय आपको अपने आप से दो क्वेश्चन करने होते हैं कि किसी भी चीज़ का कारण क्या था और किसी भी चीज़ का प्रभाव क्या था। देखो, 1206 एडी में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है, मतलब दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत होती है। तो शुरुआत होने से पहले क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये शुरुआत हुई। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी मिडिवल हिस्ट्री की। जो हम शुरुआत करते थे 750 एडी से होती थी, लेकिन उस टाइम पे मोस्टली कौन से रूलर्स थे? हिंदू रूलर्स थे। और यहाँ पर जो मैंने लिख रखे हैं जितनी भी डायनेस्टी हैं, जितने भी रूलर्स होंगे, सारे के सारे मुस्लिम रूलर होंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं ह्यूमन मैनकाइंड की हिस्ट्री में दो सबसे बड़े चेंजेस क्या क्या रहे, सबसे बड़े चेंजेस क्या क्या रहे। इससे पहला चेंजेस अगर मैं बताऊं ह्यूमन काइंड का, एक तो मैं बोलूं इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, दूसरा फ्यूडलिज्म। ये दो कारण ऐसे थे जिन्होंने नींव रखी सल्तनत काल की। इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड कैसे हुआ? देखिए, अगर आप बात करें कि ऐसी कौन सी इंसान की डिस्कवरी थी जिसने इंसान का बिल्कुल रहने का तरीका बदल दिया, तो मैं बोलूंगा आपसे एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर कैसे? देखिए, एग्रीकल्चर की जब पहले इंसान क्या करता था? जानवरों को मारता था, खाता था, पेड़ पौधों से फल वगैरह खाता था, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इंसान ने एग्रीकल्चर को करना सीख लिया। जब एग्रीकल्चर को इंसान ने करना सीख लिया, एग्रीकल्चर कैसे होती है ये चीज सीख ली, तो उस समय इकोनॉमी कैसी हुई? सबसिस्टेंस से सरप्लस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां आप जरा ध्यान देंगे। सबसिस्टेंस इकोनॉमी और सरप्लस इकोनॉमी क्या होती है? सबसिस्टेंस इकोनॉमी अगर ऐसी इकोनॉमी है कि अगर आप इस टाइम का खाना खा रहे हैं तो आपको ये नहीं पता अगले टाइम आपको खाना मिलेगा। आपके पास कोई भी चीज पूरी अमाउंट में नहीं होती कि आप अपना अगले कुछ दिनों तक का खाना पीना कर सकें। उस तरह की इकोनॉमी को क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस इकोनॉमी। सरप्लस इकोनॉमी क्या होती है? आप लोग घर पे बैठ के मोबाइल में ये वीडियो देख रहे होंगे, अपना लैपटॉप में वीडियो देख रहे होंगे, आपको अपने आने वाले दिन के खाने की चिंता है? नहीं। एक हफ्ते बाद तक की है? नहीं। मैं मानता हूं आपके घर पे कम से कम 15 से 20 दिन के खाना जरूर होगा, तो वो क्या है? सरप्लस। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। एग्रीकल्चर की जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई थी, एग्रीकल्चर की जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, इंसान ने जब तक एग्रीकल्चर करना नहीं सीखा था, तब तक क्या होता था कि इंसान जैसे सुबह है, सुबह का खाना खा रहा है तो उसे सोचना पड़ता होगा कि शाम को मैं खाना क्या खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, कहां से लाऊंगा। तो इंसान का दिमाग किस चीज में रहता था? खाने का इंतजाम करने में। वो कहते हैं ना, जब तक आपका पेट भरा नहीं होगा तब तक दिमाग भी कैसे चलेगा। और जब इंसान के पास सरप्लस इकोनॉमी हो गई एग्रीकल्चर के आने के बाद, जब सरप्लस इकोनॉमी हो गई तो इंसान की खाने की जरूरतें क्या हो गई? पूरी। जब खाने की जरूरत है वो पूरी हो गई, इंसान एक तरीके से खाली हो गया। पहले इंसान अपने आप को किस चीज में व्यस्त रखता था? अपने आप को व्यस्त रखता था शिकार करने में, खाना इकट्ठा करने में। लेकिन एग्रीकल्चर हो गई तो अब खाना तो उसने इकट्ठा कर लिया, अब बाकी समय में क्या करे? अब बाकी, आपने कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इस चीज से शुरुआत होती है। फिर हम लैंड एक्सटेंशन की।
लैंड एक्सटेंशन की शुरुआत किस वजह से हुई? एग्रीकल्चर की वजह से। ठीक है, ज्यादा लैंड होगी, ज्यादा एग्रीकल्चर होगी, धीरे धीरे ये शुरुआत हुई। उसके बाद हम बात करेंगे अपने ऋग्वैदिक काल की। लास्ट ईयर जब हम 6th क्लास में होंगे आप, तो आपने पढ़ा होगा ऋग्वैदिक काल में 2 चीजों में डिवाइड किया था हमने ऋग्वैदिक काल को। एक वैदिक पीरियड और दूसरा था हमारा लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में जो किंग्स होते थे और लेटर वैदिक पीरियड में जो किंग्स होते थे, राजा दोनों जगह होते थे, लेकिन दोनों जगह के राजाओं में अंतर क्या होता था, ये बात बहुत जानने वाली है। वैदिक पीरियड का जो किंग हुआ करता था उसे कौन चुनती थी? पब्लिक वोट देती थी, एक तरीके से पब्लिक अपना राजा चुनती थी। राजा वंशानुक्रत नहीं होता था, हेरिडिटी नहीं होती थी। अगर एक राजा ये है तो दूसरा राजा कोई और हो सकता है, वो कौन चुनती थी? पब्लिक। जब राजा पब्लिक के द्वारा चुना जा रहा है तो राजा का मेन काम क्या होता था? पब्लिक वेलफेयर। जो पब्लिक होगी उनकी देखभाल करना, उनके भले के बारे में सोचना, ये राजा का काम हुआ करता था। राजा कैसा होता था? लोगों के द्वारा चुना जाता था। राजा का काम क्या होता था? पब्लिक वेलफेयर। अब पब्लिक ने अपना राजा इसलिए चुना है ताकि वो राजा उनकी मदद कर सके। तो राजा भी तो ये सोचेगा कि अगर मुझे राजा बन के रहना है तो मुझे क्या करना होगा? पब्लिक वेलफेयर, लोगों की देखभाल करनी होगी, लोगों के लिए अच्छे काम करने होंगे। लेकिन वैदिक पीरियड से जब हम लेटर वैदिक पीरियड में जाते हैं, उत्तर वैदिक काल में जाते हैं, तो उस समय क्या एक बदलाव आता है, समाज में बुराइयां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बुराई क्या होगी कि जो राजा होता था वो वंशानुगत हो गया था। अगर किसी के कोई राजा है तो अगला राजा उसका पुत्र होगा, उससे अगला राजा उसके पुत्र का पुत्र होगा। तो ये राजा क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। अब राजा को ये तो टेंशन है नहीं कि पब्लिक की देखभाल नहीं करेगा तो हट जाऊंगा। तो अब राजा क्या करेगा? राजा करेगा लैंड एक्सटेंशन, अपना साम्राज्य का विस्तार करेगा। जो साम्राज्य उसका था उसका विस्तार करेगा। चलिए, हमने 2 चीजों के बारे में बात करी, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है इन डायनेस्टी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया? इसके 3 मुख्य कारण रहे। भारत पर आक्रमण करने के 3 मुख्य कारण रहे, और अगर उनमें से पहला कारण जो था रिलीजियस था, धर्म से रिलेटेड कारण था। दूसरे कारण की मैं बात करूं, दूसरा कारण हमारा क्या था? लैंड एक्सटेंशन, विस्तारवाद करना है ना, जमीनें बढ़ानी है अपनी, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? युद्ध। कोई ऐसे तो अपनी जमीन देगा नहीं। तीसरा कारण था वेल्थ ऑफ इंडिया। भारत को क्या कहा जाता था एक समय पर? सोने की चिड़िया। अब सोने की चिड़िया पे लुटेरों की नजरें तो रहेंगी। भारत क्या था? बहुत अमीर देश। सोने की चिड़िया पे लुटेरों की नजर रहेंगी। रिलीजियस कैसे था? अब इसके बाद इन तीनों पॉइंट को जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा थोड़ा इन तीनों के बारे में जानते हैं। देखिए, बात है 571 एडी की, 571 एडी। 571 एडी में जो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद हैं उनका जन्म होता है। प्रॉफिट हजरत मोहम्मद वॉज बोर्न। देखिए, 571 एडी में प्रॉफिट हजरत मोहम्मद का जन्म होता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद कौन है। जितने भी हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें पहली बार में पता चल गया होगा प्रॉफिट हजरत मोहम्मद कौन थे। अब मैं दूसरी लाइन लिखूंगा, उसके बाद आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कौन थे। लगभग माना जाता है 621 एडी के आसपास मुस्लिम रिलीजन को फाउंड करा किसने? प्रॉफिट हजरत मोहम्मद ने 621 ईस्वी के पास, 621 एडी के आसपास मुस्लिम धर्म की स्थापना करी। उन्होंने अपना एक अलग धर्म बनाया जिसका उन्होंने क्या नाम रखा? इस्लाम धर्म नाम रखा। ठीक है, लेकिन 632 एडी में जो हमारे मोहम्मद साहब थे उनकी हो जाती है डेथ।
632 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के 4 साल बाद, उनकी डेथ के 4 साल बाद मतलब 636 एडी में, 636 एडी में एक खलीफा पद की स्थापना होती है। खलीफा पद की स्थापना होती है। खलीफा पद की स्थापना होती है। खलीफा पद के 2 काम होते थे। खलीफा पद के जो खलीफा बनाए गए, वो पहले जो खलीफा बनाए गए उनका नाम था अबू बकर। क्या नाम था बच्चों? अबू बकर। और अबू बकर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ससुर जी थे। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ससुर जी कौन थे? अबू बकर। और वो क्या बने? इस्लाम धर्म के पहले खलीफा हुए। खलीफा के 2 काम हुआ करते थे। क्या क्या काम हुआ करते थे? पहला तो खलीफा क्या होता था? रिलीजियस हेड होता था। किसका? इस्लाम का। इस्लाम के रिलीजियस हेड होते थे। और दूसरा पॉलिटिकल हेड हुआ करते थे। रिलीजियस हेड का मतलब कि धर्म में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेंगे? हमारे खलीफा। और अगर पॉलिटिकल का मतलब, पॉलिटिकल हेड होने का मतलब अगर दूसरे देशों से क्या संबंध रखना है, किस पर आक्रमण करना है नहीं करना है, तो ये भी कौन डिसाइड करेंगे? खलीफा। ये तो हो गए इनके काम। 2 होते थे इनके उद्देश्य। खलीफा पद का निर्माण किया गया तो खलीफा का भी 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को पहुंचाना, हर घर घर तक पहुंचाना, हर एक इंसान को क्या बनाना? मुस्लिम बनाना। इनका पहला काम। इस्लाम को स्प्रेड करने का काम। और दूसरा इन का एम था एम्पायर एक्सटेंशन, साम्राज्य बढ़ाना। देखिए ये जो एम्पायर एक्सटेंशन है ना, उस टाइम पर बहुत थी। हर कोई चाहता था अपना एम्पायर को थोड़ा बढ़ा दे। कि कब? जिस समय की हम बात कर रहे हैं। तो इनके 2 काम क्या क्या रहे? इस्लाम को बढ़ाना और एम्पायर को एक्सटेंड करना। तो 636 एडी में खलीफा पद की स्थापना हुई। खलीफा हमारे कौन थे? अबू बकर साहब खलीफा थे। और उनके क्या क्या 2 एम थे? इस्लाम को बढ़ावा देना और एम्पायर को एक्सटेंड करना। लेकिन इससे भारत पर आक्रमण का क्या संबंध था, इस बारे में जानेंगे। फिर साल आता है 711। क्या साल आता है? 711। उस समय के खलीफा होते थे वाजिद अली। और उस समय के जो किंग होते थे वो थे मंसूर हज्जाज। देखिए 711 एडी में क्या हुआ? 711 एडी में खलीफा थे वाजिद अली। तब तक अबू बकर जी की डेथ हो चुकी थी। अबू बकर की डेथ हो चुकी थी। खलीफा बने वाजिद अली। और उस समय के राजा कौन थे? अरब के मंसूर हज्जाज उस समय के अरब के राजा थे। तो मंसूर हज्जाज राजा थे तो उन्होंने 2 लोगों को भेजा भारत पर आक्रमण करने के लिए। 2 लोगों को भेजा। एक का नाम था अब्दुल्ला, एक का नाम था बुंदेला। ठीक है। उन दोनों ने 711 पे भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के दोनों क्या रहे? नाकाम रहे। लेकिन 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद भारत पर फिर से आक्रमण होता है। और इस बार आक्रमण करने वाला कौन था? बताइए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप सभी को याद होना चाहिए। एक बार जरा सोच के देखिए कौन था। तो इस समय जो आक्रमण किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। और इनकी लड़ाई किससे हुई? राजा दाहिर से, जो कहाँ के राजा थे? सिंध के राजा थे। देखिए यहां पर भी सिंध आज की तारीख में जो जिस सिंध की बात हो रही है वो लगभग पाकिस्तान में पड़ता है। मोहम्मद बिन कासिम का जब आक्रमण हुआ 712 एडी में, तो वो किसके अगेंस्ट हुआ? राजा दाहिर के। और इसमें मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम जीतने के बाद बहुत सारे अमाउंट में बहुत सारा पैसा लूट के यहाँ से ले जाता है। और जो राजा दाहिर की जो पत्नी थी, उस समय क्या होता था
कि जो किले बने हुए होते थे ना, किले के पीछे एक कुंड होता था, अग्नि कुंड। अगर राजा अगर युद्ध पर जा रहा है तो उस कुंड में लगाई जाती थी आग, और अगर राजा क्या नाम है युद्ध में वॉर के टाइम पे राजा की डेथ हो जाती थी तो रानियां क्या करती थी, उस कुंड में कूदकर अपनी जान दे देती। वार समर्पण। देखा आप लोगों ने, नारियों का समर्पण में कोई तोड़ी नहीं है, बहुत टाइम से देती हुई आई है। 712 एडी में ये इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हरा के लूटपाट करनी, अपना साम्राज्य यहाँ पे स्थापित करने का इसका उद्देश्य नहीं था। फिर हम आते हैं 1025 एडी में। आपने एक नाम सुना होगा, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी 1025 एडी में महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण होता है, और भारत पर वह 17 बार आक्रमण करता है, जिसमें कि सोमनाथ मंदिर की लूटपाट भी बहुत फेमस है। और बहुत सारा सोना, ये बहुत सारे हाथी लेकर आते थे, घोड़े लेकर आते थे, और उन पर लाद कर यहां से सोने लेकर चले जाते थे। क्यों लेकर चले जाते थे? सोने की चिड़िया कौन है? भारत। तो भारत को लूटना है, बहुत सारा सोना लेकर चले जाते थे। उसके बाद 1025 में जो इनका 17वां आक्रमण हुआ था, सबसे आखिरी आक्रमण जो हुआ था वो इनका जाटों के विरुद्ध हुआ था, और उसके बाद ये लौटकर कभी नहीं आया। फिर हम आते हैं 1075 एडी। 1075 एडी में जो आए, जिनका नाम था मोहम्मद गौरी, इन्होंने भारत का इतिहास ही बदल दिया। 1075 में आकर इन्होंने आक्रमण किया मुल्तान में, और ये सफल रहे। उसके बाद 1078 एडी में 1078 एडी में इन्होंने आक्रमण करा। उस समय चालुक्य एक वंश था, चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे भीमद्वितीय। 6th क्लास में चालुक्य आपने पढ़ा होगा। भीमद्वितीय शासक हुआ करते थे, उनसे इन्होंने युद्ध करा और उन्होंने इन्हें हरा दिया। फिर ये आक्रमण करते हैं 1191 एडी में। किस पर? पृथ्वीराज चौहान पर। आप सभी ने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का जी। ये पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करते हैं, और उस बैटल को कहते हैं, जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम रखा जाता है बैटल ऑफ तराइन, या तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए पृथ्वीराज चौहान जो थे वो एक बहुत ही कुशल राजा थे। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही कुशल राजा थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पृथ्वीराज चौहान बहुत पहले से भांप चुके थे कि ऐसा कोई आक्रमण होने वाला है, अरबों से, अरब देशों से भारत पर कोई ना कोई आक्रमण जरूर होगा। और जब पृथ्वीराज चौहान राजा बने थे उस समय वहां पर जो जितने भी राजपूत राजा थे उनमें बिल्कुल भी एकता नहीं थी। जितने भी राजपूत राजा थे उनमें बिल्कुल भी एकता नहीं थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या काम करा? राजा बनने के बाद सभी को इकट्ठा करा और सबसे बात करी कि वैसे हम में कितने भी मतभेद हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई बाहरी आक्रमण हम पर होता है तो हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो 1191 एडी में पृथ्वीराज चौहान बैटल ऑफ तराइन किससे होती है? मोहम्मद गौरी से बैटल होती है, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है। और पृथ्वीराज चौहान से सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ देता है। अगर उसी समय मोहम्मद गौरी को मार देता तो ये ना ही तो हमें स्लेव डायनेस्टी पढ़नी पड़ती और ना ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती। देखिए हमारे जो जितने भी राजा रहे उन्होंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, और एक कहावत है, वन हु डज नॉट लर्न फ्रॉम द पास्ट लीड्स ए डिजास्टरस फ्यूचर। जो अपने पास्ट से नहीं सीखता, अपने इतिहास से नहीं सीखता, उसका भविष्य बहुत विनाशकारी होता है। तो चाणक्य ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किताब में उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में बोला है, देयर इज नथिंग अनएथिकल इन द वॉर। जब आप लड़ाई के मैदान में होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ भी अनएथिकल नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होता। आपका सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, अपने दुश्मन को खत्म कर देना। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या करा? मोहम्मद गौरी को खत्म नहीं करा और मोहम्मद गौरी को ऐसे ही जाने दिया। ठीक है, और मोहम्मद गौरी कहाँ छुप रहने वाला था? मोहम्मद गौरी 1 साल बाद फिर से आया। 1 साल बाद फिर से आया कब? 1192 एडी, और इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और इस बैटल को कहते हैं हम सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का द्वितीय युद्ध। इस बैटल में हार का एक मुख्य कारण रहा, एक राजा हुआ करते थे कन्नौज के जयचंद।
कन्नौज के राजा हुआ करते थे जयचंद, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। भारत पर जब जब आक्रमण हुआ, जब जब एक सफल आक्रमण हुआ, तो उसका एक कारण रहा आपसी फूट। हमारे किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खोले गए। लेकिन 1194 में जो जयचंद थे उनको भी हरा दिया किसने? मोहम्मद गौरी ने। जयचंद को भी हरा दिया 1194 में, जो कहाँ के राजा हुआ करते थे? कन्नौज के राजा हुआ करते थे। देखिए 1194 के बाद 1206 एडी जब आती है तो 1206 एडी में मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। मोहम्मद गौरी डाइड। देखिए अब आपके लिए समझने वाली चीज आती है ये। सबसे पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को सबसे पहले चलाने वाला पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम हुआ करता था। किसका? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। उस समय क्या होता था, जो राजा लोग जो होते थे ना, बहुत कुशल, जो लड़ाई में बहुत माहिर होते थे, उन लोगों को खरीद लिया करते थे। ठीक है, उन लोगों को खरीद के वो अपनी आर्मी में लगा लिया करते थे। उन्हें कहा जाता था गुलाम। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था? गुलाम कहा जाता था। तो जो स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर जो था मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तो 1206 में हमने देखो यहां पर दिखाई दे रहा है 1206 एडी से 1290 एडी। तो 1206 एडी में इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बनाया। कहां का? दिल्ली सल्तनत काल में, जो इन्होंने यहां पर हिंदुस्तान में राजा बनाकर चले गए। चलिए अब बात करते हैं हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हमारी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है? स्लेव डायनेस्टी को हिंदी में हम कहते हैं गुलाम वंश। अब इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। ठीक है, और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इस वजह से इस वंश को क्या कहा जाता है? गुलाम वंश भी कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है ऐबक। ऐबक किसे कहा जाता था? ऐबक एक ऐसे इंसान को कहा जाता था जिसकी बहुत लंबी लंबी उंगलियां होती। इसे भारत के इतिहास का सबसे बदसूरत राजा भी माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका जो निर्माण कराना शुरू करा, उसे बनवाना स्टार्ट किसने करा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा बना वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उस कुतुब मीनार को पूरा कराया और ये बहुत एक योग्य राजा था, बहुत अच्छा राजा इल्तुतमिश को माना जाता है। लेकिन इल्तुतमिश के बाद जो राजा आए वो इतने योग्य नहीं थे, जिसकी वजह से आप क्या देखेंगे, इल्तुतमिश के जो जितने भी बच्चे थे, इल्तुतमिश के जितने भी बेटे थे, वो सब बहुत ही अयोग्य थे, राज करने के लायक नहीं थे। इसलिए रजिया सुल्ताना को वहां का क्या बनाया गया? सुल्तान बनाया गया। और पहली महिला शासक किसे बनाया गया? रजिया सुल्तान को। दिल्ली सल्तनत की आप मान सकते हैं कि एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। लेकिन रजिया सुल्तान के बनने से बहुत सारे लोग, ज्यादातर धर्मगुरु खुश नहीं थे कि एक महिला शासक है, महिला राज कर रही है। तो 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। और रजिया सुल्तान की हत्या के बाद जो 3 रूलर ऐसे आए जो बहुत कमजोर थे, जिनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कमजोरों को इतिहास याद नहीं करता है। आप लोग भी एक सीख यहां से ले सकते हैं। उसके बाद आता है नसीरुद्दीन महमूद। 1246 से 1266 इसने लगभग 20 वर्ष तक राज करा। और उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन को हम कहते हैं मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का सबसे ताकतवर राजा कौन था? ये थे हमारे गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने अपने एम्पायर को थोड़ा बड़ा करा और जो वहां पर बहुत सारी अशांति थी, जो एम्पायर बहुत बुरी कंडीशन में था, साम्राज्य बहुत बुरी कंडीशन में था, उसको अच्छी पटरी पर लाए। लेकिन 1287 में हो जाती है इनकी मृत्यु।
1287 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद जो शासक आए वो इतने बेहतर नहीं थे कि राजपाट अपना आगे बढ़ा पाए, शासन आगे कर पाए। और 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने इनसे सत्ता कब्जा ली और खुद राजा बन गया। और जिस समय ये राजा बना उस समय इसकी उम्र क्या थी? 17 इयर्स ओल्ड। कभी सोचा भी नहीं होगा कि 70 की उम्र में जाके राजा बनूंगा। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी कितनी उम्र में राजा बना? 70 साल की उम्र में। लेकिन इस राजा की एक बहुत बड़ी कमी ये रही कि ये बहुत उदार था। कैसा था? बहुत उदार था, लोगों की गलतियों को नजरअंदाज कर देता था। और यह माना जाता है कि इसका भतीजा जो था अलाउद्दीन खिलजी ने इसी उदारता का फायदा उठाकर बहुत बार ऐसे कारनामे किए जिसको इसने नजरअंदाज कर दिया। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी को एक कमजोर राजा भी माना जाता है। अब बात करेंगे हम 1296 में। 1296 में क्या होता है? 1296 में अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा, जिनका नाम क्या है? जलालुद्दीन खिलजी को क्या कर देते हैं? हटा के खुद राजा बन जाता है। और ये अलाउद्दीन खिलजी को खिलजी डायनेस्टी का सबसे क्रूर और सबसे ताकतवर राजा माना जाता है। देखिए, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमारे इंडिया के आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में क्या है? हिमालय। और इधर आप देखेंगे यहां पर है बे ऑफ बंगाल। अगर आप इंडिया के मैप को देखें, यहां पर इंडियन ओशियन और यहां पर अरेबियन सी, मतलब अरब सागर। तो भारत पर जो आक्रमण हो सकता था वो इस एरिया से हो सकता था। जो आज की तारीख में जिधर पाकिस्तान है ना, पहले वो भी अखंड भारत का एक हिस्सा था और अफगानिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा था। तो भारत पर आक्रमण कहां से हो सकता था? यहां से। तो जितने भी लोगों ने आक्रमण किया वो यहां से किया। और बीच में यहां पर क्या है? एक पर्वत है। ठीक है, तो यहां पर भी इधर को लोग, जो भी रूलर थे, उन्होंने स्टार्टिंग में कहां रूल करा? नॉर्थ इंडिया में करा, साउथ इंडिया में नहीं जा पाए। लेकिन साउथ इंडिया में जाने वाला, वहां पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, 1316 में आते हैं, 1320 तक रहते हैं, एक कमजोर शासक होते हैं। और 1320 में नासिरुद्दीन खुसरो शाह